कर लो वेब कैम ऑन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब के सब ढीठ है साले, एक के बाप रे हैं। भारतीय न्याय संहिता, ये अब होने वाली है आपकी नई आईपीसी। ठीक है। इसके अलावा दो एक्ट और है। ये बीच में एन है। डबल एच वाई ए। तो जो लोग दुख मना रहे हैं, मेरी साथ मनाए उनके साथ है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं आरजेएस के लिए या बाकी एग्जाम्स के लिए, तो उनको तो ये तीनों एक्ट वापस से स्टार्ट करने पड़ेंगे। देखा जाए तो प्रिंसिपल चेंज ज्यादा कुछ खास हुए नहीं है। कुछ कुछ चीजें ऐड हुई है। बाकी जितने भी पहले जो ऑफेंसेस थे वो आज भी ऑफेंसेस है। तो उसमें ज्यादा फर्क आएगा नहीं। जो फर्क आएगा वो आएगा सेक्शन नंबर्स में। जैसे जो पहले आपका 302 था, जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे थे, वो अब 101 हो गया। तो एक तो सुनने में फीलिंग अच्छी नहीं आ रही होगी कईयों को, तो कि भाई 302 हम पिक्चरों में भी देखते हुए आए हैं, लोगों से भी सुनते हुए आए हैं, तो वो अब 101 कैसे बोलेंगे। ठीक है। तो अब अगर आरजेएस के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो लोकसभा में ये पास हो गए, राज्यसभा में ये पास हो गए, प्रेसिडेंट के साइन होना बाकी है। जो भी प्रेसिडेंट भी गवर्नमेंट का ही है तो उसके भी साइन हो ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो भी नई वैकेंसी आती है उसमें ये तीनों एक्ट नए वाले ही आएंगे। क्योंकि हाई कोर्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि पुराने लॉज के हिसाब से एग्जाम ले ले और जब नया लॉ इन्फोर्समेंट में आ गया तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग करवाए, अलग से क्लासेस चालू करे, अलग से एकेडमी के अंदर आपके लिए टाइम खराब करे। तो इससे बेटर ऑप्शन उनके पास यही है कि अगर इस बार वैकेंसी एग्जाम्स की निकलती है तो उसमें ये तीनों एक्ट ही नए वाले दे दे, ताकि पहले ही आपको लॉ के बारे में सारी क्लैरिटी हो जाए, सारी पिक्चर एकदम आपको ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज अपन बात भारतीय न्याय संहिता आईपीसी उसकी करेंगे। अब ये तो आपको पता ही है कि आईपीसी कब के टाइम की बनाई हुई थी। 1860। ठीक है। तो 1860 के बाद ऐसा नहीं है कि हमने आईपीसी में कुछ चेंज नहीं किया था। हमने चेंजेस तो किए थे अमेंडमेंट के थ्रू। लेकिन अब हमने कंप्लीट ही आईपीसी को मेकओवर दे दिया और पूरा कंप्लीट ही चेंज कर दिया। पहले अगर आप देखोगे तो आपके आईपीसी में पहले कितने सेक्शन थे? 511। 511। अब करंट डेट में आपके सेक्शन हो चुके हैं 358। तो आईपीसी के अंदर तो ये सिचुएशन विन विन की है कि सेक्शन भी कम हो गए। ठीक है। और जो नए वाले ऑफेंसेस ऐड हुए हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि कौन से ऑफेंसेस नए ऐड हुए हैं इसके अंदर। और पुराने वाले ऑफेंसेस के साथ इन्होंने क्या किया है उसकी भी अपन बात करेंगे। मेजर चेंजेस और किस हिसाब से हुए हैं उसकी भी अपन बात करेंगे।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट का इस बार प्रिंसिपल था कि हमको ये लॉ क्यों चेंज करने हैं, उसके पीछे कारण मेजर मेजर क्या थे। तो गवर्नमेंट का पहला आर्गुमेंट तो ये था कि जो लॉ था आपका आईपीसी का, वो 1860 का बना हुआ था। अब 1860 के अंदर जब ये आईपीसी इनेक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उस टाइम पे उनका एम क्राइम कंट्रोल को लेके या फिर विमेन्स के राइट को लेके या बाकी चीजों को लेके नहीं था। उनका जो मेन एम था वो था खुद की गवर्नमेंट बचाना, और उनका रेवेन्यू किसी भी तरीके से रुके नहीं। उनके ये दो मेन ऑब्जेक्ट थे। ठीक है। लेकिन आज की डेट में अगर आप लॉज देखोगे जो भारतीय न्याय संहिता बनाई है, उसमें कंप्लीट इन्होंने क्राइम कंट्रोल और क्राइम के ऊपर सारा लॉ ये बनाया है। आईपीसी के अंदर जो अब नई वाली आई है भारतीय न्याय संहिता, उसमें आप ये देखोगे कि जो रेप की डेफिनेशंस है और जो बाकी जितने भी ऑफेंसेस है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है। तो जैसे ही आप भारतीय न्याय संहिता को देखोगे, तो जैसे पुरानी वाली आईपीसी के अंदर तो रेप वगैरह जितने भी ऑफेंसेस थे वो सब कहाँ पे आ रहे थे, लास्ट के अंदर। 376 हो गए आपके, 299 हो गए, 300 हो गए। लेकिन इस बार नए वाले के अंदर ये सारी की सारी चीजें पहले ही आपको आराम से दे दी गई है। ठीक है। तो एक जो बहुत बड़ा मेजर पॉइंट था, वो सबसे बड़ा तो यही था कि अंग्रेजों के टाइम पे जो चीजें थी वो उनको सरकार बचाने की थी, सुप्रीमेसी मेंटेन करने की थी, और अपना रेवेन्यू बचाने को लेकर थी। लेकिन आज की डेट में जो अमेंडमेंट आए हैं वो पूरे भारत के हिसाब से क्राइम कंट्रोल को लेके, विमेंस के राइट को लेके, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रित करते हुए आपकी भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है। तो अब अपन एक एक करके जो इसमें चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। Excuse me, sir. हाँ। Sir, I have a doubt. हाँ। Sir, I want to know that they have changed the criminal laws, but they haven't touched the constitution or the civil laws. So, what could be the possible reason for that? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन टच तो वो आज भी कर सकते हैं और करते ही हैं, बट एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ केशवानंद भारती, दे कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके चक्कर में जो बेसिक स्ट्रक्चर की चीजें हैं वो उसको अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो चेंज करते भी है तो वो स्टक डाउन हो जाएगा। अपन को ये भी पता है कि पार्लियामेंट कैन इवन चेंज द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन इवन चेंज द एंटायर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बट वही सुप्रीम कोर्ट की जो डॉक्ट्रिन है केशवानंद भारती वाली की बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, तो वो अगर सामने आती है और वो अगर इंडिया की जो मेन यूनिटी है, फ्रेटर्निटी है, और जो मेन इंडिया के प्रिंसिपल्स थे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, अगर उसके अगेंस्ट होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट कभी करने नहीं देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास पावर है, लेकिन ज्यादा एब्सोल्यूट पावर हमारे पास नहीं है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जाए। पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन की है। हाँ। क्या किसी ने कुछ बोला? हाँ। अब रही बात, अगर बात करें सिविल प्रोसीजर की, तो आपका सिविल प्रोसीजर भी 1908 में बना हुआ है। ये माइक किसका ऑन है, प्लीज बंद कर लेना। जो आपका सीपीसी है ये भी इनैक्ट 1908 के अंदर हुई थी। अब चेंजेस तो इसके अंदर भी रिक्वायर्ड है, लेकिन सिविल प्रोसीजर क्या होता है कि थोड़ा सा प्रोसीजरल एस्पेक्ट में ज्यादा गवर्न करता है। ठीक है। वहीं जो आपका क्रिमिनल लॉज होते हैं वो आपके पनिशमेंट्स के ऊपर गवर्न करते हैं। तो प्रोसीजरल तो जो 50 साल पहले था, जो 60 साल पहले था, वो भी अगर आज सेम ही रहे तो ऐसी कोई खास समस्या नहीं आती। हाँ, आप प्रोसीजर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जो सर्विस ऑफ समन्स है उनको आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हो। लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ अगर चेंज नहीं होते ना, तो आज की डेट में जो 1860 की पनिशमेंट है वो एकदम ही ऑब्सोलीट है, जो कोई काम की नहीं है। और कई वेरिएशंस के अंदर भी क्राइम होने लग गए, अगर वो क्राइम भी इंक्लूड नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे अगर आज की डेट में देखा जाए तो डिमांड तो सीपीसी को भी चेंज करने की है, कि सीपीसी भी थोड़ी सी फिल्टर्ड और थोड़ी सी कम और थोड़ी सी मॉडिफाई वे में होनी चाहिए। लेकिन अब तक सरकार का ऐसा कोई प्लान निकल के सामने आया नहीं है कि इसके अंदर वो चेंज करे। वैसे सरकार का प्लान तो इसका भी कोई सामने निकल के आया नहीं था। ये भी सरप्राइज एलिमेंट ही था लोगों के लिए कि अब आईपीसी सीआरपीसी चेंज होने वाली है, और सरकार ने फटाफट कर ही दिया। तो होपफुली हो सकता है कि आने वाले टाइम में सीपीसी में भी कुछ ऐसा कुछ चेंजेस मिलने को मिल जाए। लेकिन मेन जो चीज होती है वो ये है कि
सोसाइटी को पीसफुली गवर्न करने के लिए और सोसाइटी को पीसफुली चलाने के लिए जो हमको ज्यादा मॉडिफाइड लॉज की जरूरत पड़ती है वो आपके क्रिमिनल लॉज ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएशंस ऑफ क्राइम, वेरिएंस वेरिएशन ऑफ अदर थिंग्स, पनिशमेंट्स हो गई आपकी प्रोसीजरल बेसिस पे हो गई, वो ज्यादा इफेक्ट करती है लोगों को एज कंपेयर टू सिविल प्रोसीजर। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और आपका जो नया वाला एक्ट है ना, इसमें भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा वाला, वो नया वाला एक्ट जो आया है उसके बीच में लिखा हुआ है सेकंड, वो वाला डाउनलोड करना आप। क्योंकि अगर आप डाउनलोड नॉर्मल वाला करोगे ना, तो वो फर्स्ट वाला है जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था बाद में। और उसके बाद जब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर वो गया था, क्योंकि सबसे पहला जो आपके ऑर्डिनेंस पेश हुआ था ना पार्लियामेंट के अंदर, वो अगस्त के अंदर हुआ था। अगस्त के अंदर जब ये तीनों प्रेजेंट हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो सेम डे गवर्नमेंट ने इसको स्टैंडिंग काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा था रिकमेंडेशन के लिए। और उस टाइम जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे आपके ब्रिजलाल जी। ठीक है। तो जो ब्रिजलाल जी थे उन्होंने इसमें चेंज प्रपोज किए थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि बाद में जाके इन चेंजेस को हम अमेंडमेंट के थ्रू करेंगे, इससे बढ़िया ये है कि इसको हम विड्रॉ कर ले और जो चेंजेस हमको स्टैंडिंग कमेटी बता रही है उसके हिसाब से वापस से इसको री इंट्रोड्यूस कर दे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। तो अगर आप नेट पे से भी डाउनलोड करोगे इन तीनों एक्ट्स को, तो ये ध्यान रखना कि ऊपर सेकंड लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला ही लेटेस्ट वाला है जो अभी लेटेस्ट पास हुआ है इंट्रोड्यूस होने के बाद। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि पहले वाले में ऐसा क्या चेंज था। अब आपने सेक्शन 84 पढ़ा है आईपीसी के अंदर, किसकी बात करता है वो? अनसाउंड की। तो जब गवर्नमेंट ने पहली बार इस बिल को पेश किया था ना, तो सेक्शन 84 के अंदर जब नया सेक्शन उन्होंने बनाया था, तो उसमें जो अनसाउंड का वर्ड था ना, इसको ही हटा दिया था। इसकी जगह वर्ड डाला था, मेरे को कंप्लीट याद नहीं है, मेंटल रिटार्डेडनेस डाला था कुछ। ठीक है। तो जब कमेटी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि सर मेंटल रिटार्डेडनेस के अंदर तो बहुत सारी चीजें गवर्न हो जाएगी, इसका तो स्कोप ही बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी कल को कोर्ट के लिए और हमारे लिए भी कि भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग इसके अंडर आ जाएंगे। तो सेकंड वाले के अंदर इसको वापस हटाया और वापस से अनसाउंड को ऐड किया था। ठीक है। एक आपका प्रोविजन था सेक्शन 85, कौन सा था? इंटॉक्सिकेशन वाला। उस सेक्शन में लास्ट में क्या लिखा हुआ था 86 में? हाँ, तो वो इंटॉक्सिकेशन का ही 86 में। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है ना, अनलेस द थिंग। तो फर्स्ट वाले के अंदर गवर्नमेंट ने अनलेस द थिंग को हटा के प्रोवाइडेड लिख दिया था। ठीक है। तो वापस से फिर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए, जो कमेटी मेंबर्स थे और जो ऑब्जेक्शन आए वो उन्होंने बोला कि सर प्रोवाइडेड में तो कंडीशन वाली चीज हो जाएगी, तो इसके अंदर आप वापस से अनलेस ऐड करो। तो जो सेकंड वाला पेश हुआ था ना उसमें अनलेस ही ऐड हुआ था वापस से। ठीक है। तो जिन जिन के पास फोन है और नेट की सुविधा उपलब्ध है, तो वो एक बार भारतीय न्याय संहिता सेकंड वाला डाउनलोड कर लो। सर इसका मतलब अब जो वैकेंसी आएगी आरजेएस की वो ये एक्ट के इन्फोर्समेंट के बाद ही आएगी? देखो, जहां तक उम्मीद लग रही है ना इसके इन्फोर्समेंट की, ये इन्फोर्स मेरे हिसाब से तो 1 जनवरी से हो जाना चाहिए। हाँ क्योंकि सर अभी अगर उससे पहले आती है जैसे एमपीसीजे में हो गया वैसे हो जाएगा, जैसे पुराने लॉ एमपी लागू के हो जाएंगे। अंदर तो आपको क्लैरिफाई कर दिया कि पुराने वाले लॉज से हाँ। ही काम होएगा। तो लेकिन आरजेएस की क्योंकि वैकेंसी अनाउंस हुई नहीं है, और जहां तक मेरे को उम्मीद लग रही है गवर्नमेंट से, क्योंकि जिस हिसाब से इसको पास करा है, क्योंकि लोकसभा के अंदर ये 2 दिन में पास हो गया था,
राज्यसभा के अंदर ये हाँ। सेम डे पास हो गया था, ज्यादा डिस्कशन हुई नहीं, ज्यादा डिबेट हुई नहीं इसके ऊपर। तो जो उम्मीद लग रही है, प्रेसिडेंट के साइन भी अभी 1-2 दिन के अंदर ही हो जाएंगे, जब भी कोई इनको मुहूर्त अच्छा दिखेगा। उसके बाद इसको 1 जनवरी से ऑल ओवर इंडिया लागू कर देंगे। अब ठीक कितना है। केओस किया है इन लोगों ने, एमपीसीजे में वो कर दिया, आरजेएस में ये बच्चा ये वाला पढ़े वो वाला पढ़े, अगर दोनों दे रहा हो तो। प्रॉब्लम यही तो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बोली थी कि जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या की सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि उनको हाँ। दोबारा से हर चीज पढ़नी पड़ेगी, दोबारा से हर चीज देखनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम सेक्शंस के अंदर नहीं आती, क्योंकि आईपीसी के अंदर जो नई वाली आईपीसी आई है, तो उसमें जो नई चीजें आई है वो मुश्किल से मुश्किल 6 या 7 आई है, इससे ज्यादा सर कुछ भी टाइटल्स नया याद नहीं करने आया। पड़ते हैं, टाइटल्स कैसे याद करेंगे सर, वही दिक्कत हो जाती है ना मेन तो। मेन दिक्कत जो आती है वो आती है सेक्शन नंबर्स के अंदर। वो यस सर। कोप अप करने में आपको कम से कम टाइम चाहिए, तीनों एक्ट्स के अंदर कम से कम 2 महीने। ठीक है। वापस से पढ़ने में, उसको याद करने में, उसके वापस से ट्रिक्स बनाने में, क्योंकि पहले आईपीसी सब ट्रिक्स से याद करते थे, लेकिन यस सर। अब वापस से आपको वही विजिट करना पड़ेगा, वही ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। लेकिन ज्यादा टेंशन की भी बात नहीं है, मेन तो इंडेक्स रटने का ही है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस के अंदर इतना मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। जो चीजें पहले चल रही थी वही चीजें आज भी चल रही है। तो इतनी कोई घबराने की और टेंशन की बात नहीं है, बस सेक्शन नंबर की याद है तो थोड़ी सी तो करनी ही पड़ेगी, उस पर तो कोई इलाज भी नहीं है। क्योंकि अगर सपोज करो, अगर तुम्हें जुडिशरी है, मतलब जो हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट, अगर तुम्हें आज पुराने वाले लॉ से भी अगर एग्जाम ले लेता है, तो भी तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम ही है। क्योंकि कल को अगर अधिकारी बन जाओगे और मजिस्ट्रेट बन जाओगे, तो पढ़ना तो अल्टीमेटली यही पड़ेगा। यस सर वो भी है। वहां पे तो एस्केप कर ही नहीं पाओगे इस चीज से। नहीं सर, बात ये ना कि अभी एमपीसीजे का मेंस हो जाएगा इसके हम्म। आरजेएस के पी से पहले। अब हम्म। जिसने दोनों का देने का सोचा है वो कैसे याद करेगा? ये तो प्रॉब्लम है। सर इसका वो तो कैसे याद सल्यूशन, करेगा? अब इसका तो सल्यूशन कुछ भी नहीं है। अब इसका सल्यूशन तो यस बस सर। एक ही चीज है कि बस एक ही उठाओ। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा, और तो कुछ भी बात नहीं है। यस सर। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मेरे को लगती है ना, वो प्रॉब्लम आपको सीआरपीसी में आएगी। क्योंकि सीआरपीसी में छोटे छोटे प्रोसीजर बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हैं। जैसे पहले सीआरपीसी के अंदर लिमिटेशन का एक सेक्शन था, जिसमें कोर्ट के पास पावर थी क्या बोलते हैं, कॉग्निजेंस लेने की। कि जब भी हम्म। चार्जशीट कोर्ट में सबमिट हो जाती है, तो कोर्ट को पर्टिकुलर टाइम था, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसमें कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा उस केस के ऊपर। लेकिन अब सीआरपीसी में टाइम बाउंड कर दिया कि 15 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना ही लेना पड़ेगा उस चार्जशीट के ऊपर, उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर। सीआरपीसी में 1-2 चीजें और डाल दी, जैसे जीरो एफआईआर का स्पेसिफिक प्रोविजन डाल दिया आपके एफआईआर के सेक्शन के अंदर। इसके अलावा पुलिस वालों को चार्जशीट सबमिट करने का टाइम बाउंड टाइम दे दिया 90 दिन का, कि 90 दिन में करनी ही करनी पड़ेगी। पहले ऐसा कोई टाइम बाउंड कर नहीं रखा था पुलिस वालों को। तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो थोड़ी सी सीआरपीसी में आ सकती है, क्योंकि सीआरपीसी में पहले सेक्शन थे 484 समथिंग। ठीक है। और इस बार हम्म। सेक्शन 500 प्लस है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको आएगी ना, तो उससे ज्यादा उसी में आएगी। लेकिन जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, मेरा उन सबको एक ही एडवाइस है, इसको आप ध्यान रखो। इन तीनों एक्ट्स को अभी सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स याद करने में दिमाग लगाओ। इसके अलावा, इन 3 एक्ट्स के अलावा, जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो दिमाग लगाओ अभी बाकी लॉस के अंदर। क्योंकि अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, कॉन्टिजेंट है कि नया वाला आएगा कि पुराना वाला आएगा। अपन जो लॉजिकली जितना दूर तक सोच सकते हैं, वो लॉजिकली दिमाग में यही आ रहा है कि नया वाला ही आएगा। ठीक है। और अब जो ये राज्यसभा में भी पास हो गया, तो कानून तो यही रहेगा। कानून तो अब इसमें कोई अमेंडमेंट का कोई चांस है नहीं, कोई और चीज के ऐड होने का चांस है नहीं, कोई स्टैंडिंग काउंसिल में वापस जाएगा नहीं, किसी और कमेटी में वापस जाएगा नहीं, री इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में होगा नहीं। पास तो ये हो चुका। लेकिन ये आपके जुडिशरी की वैकेंसी में आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेके मेरे हिसाब से 10 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सिर्फ इसलिए तैयारी से भागो मत कि अभी हम कंफ्यूजन में पड़ गए। अभी बाकी के लॉज जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, जो बिल्कुल भी अभी सही चल रहे हैं भगवान की दया से, उनको पढ़ते रहो। ठीक है। यस सर। हम्म। सर एक्सपेक्टेड डेट क्या है आरजेएसपी की? देखो, मंथ? पहले तो कई लोग बोल रहे थे कि आरजेएस की वैकेंसी दिसंबर में आ जाएगी और फरवरी हाँ मार्च के मेरे अंदर एग्जाम। एग्जाम लग जाएगा।
अब वही सेम लोग बोल रहे हैं कि जनवरी में आएगी और मार्च अप्रैल में एग्जाम लग जाएगा, क्योंकि अब लॉजिकली भी उनकी बात सही है। कारण ये है कि जो पिछला वाला बैच था उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, लास्ट स्टेज में है उनकी ट्रेनिंग, और हाँ उनकी सर। जो पोस्टिंग है वो कभी भी आ सकती है अब। तो जब उनकी पोस्टिंग आने ही वाली है और आरजेएस को पूरा 2023 खाली निकल गया, कोई वैकेंसी 2023 में आरजेएस की ना निकाली ना नोटिफाई करी ना क्या करी। और इस बार तैयारी बहुत सीरियसली करना, क्योंकि इस बार वैकेंसी आएगी भी ज्यादा, हाँ ठीक है। सर। इस बार वैकेंसी वो नहीं है कि 70-80 दे देंगे या 100 दे देंगे। 150 के आसपास आएगी। हाँ, 150 के आसपास के चांसेस है ना? कम से कम मान के चलना 150 प्लस है इस बार, ठीक है। तो जितने भी आपके रोने हैं कि हम तो जनरल में हैं, हम तो ये है वो है, वो सारे के सारे मरमराट और जितनी भी चीजें है वो सब दूर कर लेना। इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी 2 साल की कैरी फॉरवर्ड होके इस बार मर्ज होके एक वैकेंसी बनेगी इस बार, ठीक है। तो एग्जाम तो मान के चलना आप, आपका प्री का पेपर एट एनी कॉस्ट 3 to 4 मंथ्स में होने वाला है आरजेएस का। क्योंकि हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वैकेंसी निकालने में ही देर करती है। जिस दिन वैकेंसी निकाल दी ना, उसके बाद एक दिन का भी डिले ना तो वो करती है ना बर्दाश्त करती है। हो सकता है जिस दिन वैकेंसी निकालेगी उस दिन आपको प्री की डेट भी अनाउंस कर देगी कि प्री का पेपर इस तारीख को होने वाला है। और एमपी की तरफ। ज्यादा से ज्यादा आपको वैकेंसी के बाद टाइम देगी हाई कोर्ट, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 महीने का। तो जितने भी लोग इस बार सीरियस पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, अभी भी जग जाओ और कर लो, क्योंकि वैकेंसी का वेट मत करो। क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आ गई उसके बाद आपके पास सिर्फ 3 या 4 महीने का समय है, उसके अलावा समय नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यस सर। तो सबने निकाल ली नई वाली बेर एक्ट, मतलब नया वाला एक्ट। एक सबसे पहली चीज जो आपके नए आईपीसी में ऐड हुई है, कितनी पनिशमेंट थी पहले आपके? डेथ, एलआई, इम्प्रिजनमेंट, इसके अलावा फॉरफीचर प्रॉपर्टी, फॉरफीचर प्रॉपर्टी। फाइन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। एक नई पनिशमेंट ऐड हुई है, कम्युनिटी सर्विस। कोई बता सकता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे ये सवाल भी कि कम्युनिटी सर्विस ऐड करने का लॉजिक क्या हो सकता है। सर उनको सर सोसाइटी जैसे की वो तरफ छोटे मोटे सर क्राइम है। फोकस करना एक कि एक जहाँ एक पे वो। एक 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 हाँ, बोलो कौन बोल रहा है पहले। सर मैं सर बोलूँ? जैसे वो हाँ हाँ छोटा पहले। मोटा क्राइम है, लाइक हम्म। ड्रिंक एंड ड्राइव जैसा है कुछ ऐसा, जिसमें कुछ ऑफेंस नहीं हो रहा बट न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, तो उस हम्म। केसेस में हमारी जेल्स ओवरबर्डनड है ऑलरेडी, हमारी कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस हैं ऑलरेडी। हम्म। तो हम इतनी सी चीज के लिए जाके कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे या जेल में उसको डाल देंगे 24 घंटे के लिए, हम्म। तो एक तरीके से बर्डन क्रिएट करना हो रहा है, इसलिए उस सबको कम करने के लिए उनके ऊपर कम्युनिटी सर्विस डाल दी। ठीक है। और सर ये पूरा लॉ चेंज करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आर लॉज शुड बी मोर ऑफ रिफॉर्मेटिव वे, लाइक रिफॉर्मेशन के लिए काम करना है। तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस इज द बेस्ट, लाइक व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम द सोसाइटी इज लाइक यू आर गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। मोस्टली बिल्कुल, इट इज बिकॉज ऑफ। तो दोनों लॉजिक एकदम सही है। फर्स्टली वी इंस्पायर्ड दिस प्रोविजन फ्रॉम यूएस, क्योंकि यूएस के अंदर कम्युनिटी सर्विस चलने की जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, कम्युनिटी सर्विस को देने का जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो है हमारी ओवर क्राउडिंग जेल्स। हमारी आज भी जेलें, जो जेल्स है सारी, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर से भरी पड़ी है, जबरदस्त वाली, ठीक है।
तो इस बार लॉ मेकर्स ने सोचा कि जितने भी छोटे मोटे ऑफेंसेस है, जैसे आपके वो कौन सा सेक्शन था, 510, कोई शराब पी के अगर हंगामा करना चालू कर दे या लड़ाई वड़ाई चालू कर दे, इसके अलावा और भी जितने भी छोटे छोटे पेटी पेटी ऑफेंसेस है, वहां पे आपको बोल दिया गया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग जेल, आप कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर दो। अब कम्युनिटी सर्विस कुछ भी हो सकती है कि 1,000 पेड़ लगा लो, ठीक है, लोगों के लिए ये कर दो, लोगों के लिए। तो जैसा मैडम ने बोला कि सोसाइटी से जो लिया है उसको वापस दे दो, वो ही है इसका मेन एस्पेक्ट। कि एक तो हमारी जेल बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड हो चुकी, ऊपर से जो ये नई वाली सर्विस है ये छोटे छोटे ऑफेंसेस के अंदर ही अप्लाई होती है, बड़े ऑफेंसेस में अप्लाई नहीं होती। तो उसके अंदर उनको जेल में रखने की बजाय सोसाइटी में कुछ पब्लिक चैरिटी वाला काम करवा लो, वही सफिशिएंट है उनको पनिश करने के लिए, ठीक है। तो इस बार जो सबसे मेजर चेंज आपकी आईपीसी में हुआ है वो हुआ है कम्युनिटी सर्विस का, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस भी अब एक पनिशमेंट बन चुकी है आपके आईपीसी में। इसके अलावा जो आपके चेंज हुआ है वो हुआ है आपके 304 बी का ऑफेंस, तो सुना ही होगा आपने, 304 ए का क्या था ये? हम्म। Sure, rash and negligent acts, sir. रैश So, और नेग्लिजेंट एक्ट। अब इसमें एक बार नया सेक्शन किस नंबर का है? इसमें आपके नया सेक्शन, देखो अभी बेर एक्ट आई भी नहीं है बाजार में। 106, एक बार 106 निकाल लो। हम्म। 106 में पहले पनिशमेंट कितनी थी? अरे कितनी थी पहले पनिशमेंट? ओ, 106 में नहीं, 304 ए में। sir, 2 years और fine और बहुत था शायद. सबसे पहले जो पनिशमेंट थी 304 ए की, वो 2 इयर्स फाइन या दोनों थी। अब हुआ क्या कि जब ये आईपीसी इनेक्ट हो रही थी ना, तो याद रखना गवर्नमेंट ने 2000 से ऊपर सजेशंस को कंसिडर किया था इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए। और होम मिनिस्ट्री से लेकर जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उन्होंने करीब 250 प्लस मीटिंग करी थी इसका ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब ये ड्राफ्टिंग पे काम चल रहा था तब आपकी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ना, ये गए आपके गृह मंत्री अमित शाह जी के पास। इन्होंने बोला कि सर आज हमसे कोई भी नेग्लिजेंट काम हो रहा है, या फिर कोई आदमी तेज गाड़ी चला के किसी की डेथ कॉज कर रहा है, या हमसे कोई नेग्लिजेंट होकर किसी आदमी की डेथ हो रही है, तो सर उसके लिए सेम ही पनिशमेंट है 304 ए। तो सर कुछ तो हमारे बारे में भी सोचो, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर ऐसे अगर हमको सेम ही सेक्शन के अंदर लायबल करोगे तो ऐसे तो हम सारी नेग्लिजेंस के अंदर कवर हो जाएंगे। तो फिर डिफरेंशिएट क्या हुआ आर्टिकल 14 के हिसाब से कि भाई हम एक दूसरी जगह पर है, दूसरी दूसरी जगह पर है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सजेशन को इस बार होम मिनिस्ट्री ने कंसिडर करा, और आपका जो नया सेक्शन आया है वो आया है 106, 304 ए की बजाय। और 106 में पहली चीज तो इन्होंने ये करी कि जो भी नेग्लिजेंस से अगर डेथ कॉज कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट तो है, पहली बात तो 2 साल से बढ़ा के कितनी, 5 साल प्लस फाइन। उसके आगे इन्होंने एक लाइन जोड़ दी कि अगर कोई भी डेथ नेग्लिजेंस से किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से हो रही है, यानी किसी डॉक्टर से हो रही है, तो उसमें जो पनिशमेंट है वो मात्र 2 साल की है, ठीक है। तो इस बार की नई आईपीसी में ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर निकल के बाहर आया है कि अगर डॉक्टर से कोई भी डेथ होती है नेग्लिजेंस से या किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट सिर्फ 2 साल की ही मिलेगी। और बाकी किसी भी आदमी से अगर डेथ कॉज हो रही है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से,
तो उस जगह पे उसको पनिशमेंट मिलेगी 5 years प्लस फाइन। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। हम्म। इस बार की आईपीसी में दो चीजों को एकदम खत्म कर दिया गया है इन परसुएंस ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पहला तो है ये आपको आईपीसी में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अननेचुरल ऑफेंस 377 पहले तो चल रहा था, उसके बाद जब जजमेंट आया तो उसके बाद 377 पार्लियामेंट ने हटाया नहीं था। पार्लियामेंट ने सिर्फ इतना सा ही कहा था कि एलजीबीटी के ऊपर 377 अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, अगर कोई भी किसी एनिमल के साथ कर रहा है, या अगर सोडोमी या बेस्टिलिटी वाले कोई काम कर रहा है, तो उसको तो हम अननेचुरल ऑफेंस में कंसिडर करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस बार ये दोनों कंप्लीटली हटा दिए। ठीक है, तो एक मेजर चेंज ये है। उसके बाद सेडिशन। सेडिशन का इस बार इन्होंने नया मतलब दे दिया। सेडिशन क्या होता है पहले तो ये बताओ। हाँ, क्या होता है सेडिशन? राजद्रोह। राज सेडिशन का मतलब जो पहले हमारी डेफिनेशन थी उसका जो मेन मेन एस्पेक्ट था वो ये था कि अगर कोई भी आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, अगर कोई भी इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी शब्द बोलता है जिससे गवर्नमेंट को हटाने का खतरा है या फिर गवर्नमेंट को हिलाने का खतरा है, उसको हम बोलेंगे सेडिशन। ठीक है। लेकिन ये सेडिशन का जो प्रोविजन था ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होने लग गया था, क्योंकि पहला इसमें निकल के एक इशू आ रहा था। पहला इशू तो ये था कि ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोक रहा था। कि भाई गवर्नमेंट तो क्रिटिसाइज कर ही सकते हैं ना, गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन है या कोई भी इनएक्शन है, या गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है या कोई भी ढंग का काम नहीं कर रही है, तो एवरीवन हैज अ राइट टू क्रिटिसाइज। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इस प्रोविजन को खुद के फायदे के लिए इंटरप्रेट करके खुद के फायदे के लिए यूज में ले रही थी। चाहे वो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी मजाक कर दे, उसको जेल मिल जाती थी। चाहे कोई एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई पेंटर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर कोई भी आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी शब्द या आवाज उठा रहा है, तो उसको हम उठा के सीधा सेडिशन के अंदर डाल देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज के 1-2 साल पहले बोला भी था कि, और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करी थी कि सेडिशन के अंदर अब कोई भी नया आदमी लायबल नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी सेडिशन के अंदर बुक मत करो, रिकमेंडेशन दी थी। तो इस बार की आईपीसी में सरकार ने सुन ली ये बात, और सरकार ने इस राजद्रोह को अब बना दिया देशद्रोह। और इस बार की जो आईपीसी है वो ये कहती है कि अब सरकार वरकार कुछ नहीं। अब अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ बोला, चाहे वो देश की सोवरेनिटी हो, चाहे वो देश की फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो देश की इंटीग्रिटी हो, चाहे वो देश का ब्रदरहुड का मामला हो, अगर कोई भी इंसान अगर देश के अगेंस्ट में कुछ भी बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको हम लाइबल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 150। एक सेकंड। 152। ठीक है। तो अब जो ये बात आ गई है वो ये बात आई है अब देश के ऊपर। ठीक है। पहले ये बात थी सरकार के ऊपर, कि जो सरकार में बैठा है अगर वो कोई अगर उसके खिलाफ कुछ बोल रहा है तो वो सेडिशन में आता। लेकिन सेडिशन को उठा के अब हम इसको ले आए हैं देश के ऊपर।
तो एक बार 152 भी निकाल लो। 152 कह रहा है कि कोई भी पर्पजली या नोइंगली अगर कोई भी स्पोकन या रिटर्न अगर किसी भी तरीके से साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन या किसी भी तरीके से अटेम्प्ट या एक्साइट कर रहा है कोई भी आर्म्ड रिबेलियन या कोई भी इनकरेज कर रहा है फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज या कोई भी इंडेंजर कर रहा है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया या कोई भी इंटीग्रिटी या यूनिटी, तो उसकी पनिशमेंट इन्होंने दे दी है LI 7 years प्लस फाइन। बैरिस्टर सेडिशन की पनिशमेंट कम थी मेरे हिसाब से इससे, है ना? सर 3 years of fine और LI थी शायद। पहले थी LI 3 LI और years 3 years and और fine फाइन था, इस और बार इन्होंने fine। फाइन प्लस ही कर दिया साथ में। ठीक है, तो तीसरी चीज का ध्यान रखना, इस बार जो हमारा राजद्रोह था वो देशद्रोह में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात देश की सोवरेनिटी पे अगर कोई भी आदमी किसी दूसरे के मन में फीलिंग जगा रहा है तो वो चीज पनिशेबल है। अब अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो जब तक वो सरकार के ऊपर डिफेमेशन ना बने या फिर कोई उल्टी चीज ना हो तब तक वो पनिशेबल नहीं है। अब थोड़ा बोलने की आजादी थोड़ी ज्यादा हो गई है पहले से। ठीक है, एक बदलाव आपके रेप के अंदर भी आया है। रेप से पहले एक चीज बता देता हूँ, चाइल्ड को इस बार आपको डिफाइन कर दिया IPC के अंदर। चाइल्ड को डिफाइन कर रहा है कि जो भी बिलो द एज ऑफ 18 years है, पहले डिफाइन नहीं करा था चाइल्ड को। ठीक है, और इससे एक दो इम्पोर्टेंट चीजें और है। एक रेप को लेके बात हुई है, अगर कोई भी रेप किसी 18 साल से कम की विमेन या लड़की के साथ कमिट हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट दे दी इस बार डेथ या LI। सबने बेरेट निकाल तो रखी है ना? Yes, sir. हम्म। सर आई हैव अ डाउट। हाँ। सर जैसे इसमें ये रेप के ऑफेंस के लिए दे हैव गिवन कि हाँ LI और डेथ रहेगा, हम्म। तो पीपल हु आर फाइलिंग केसेस अभी हम्म। लाइक तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या फिर नहीं है? नहीं है ना? ओके क्रिमिनल सर। लॉस का कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं सर, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी एक बार। आपका जो आर्टिकल कौन सा वाला है, 20? Yes sir। यस 20, सर। 20 clause 2 है या 3 है? क्लॉज 3 सर मोस्टली। 3 है, तो कभी भी क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा उन्हीं सिचुएशंस में अप्लाई होगा जो अप्लाई एक्ट लागू होने के बाद अगर कोई चीज कमिट हो रही है उन्हीं पे ही लागू होगा। ये चीज है जो पुरानी हो चुकी वो हो चुकी, मतलब ऐसा नहीं है हो चुकी जो हो चुकी वो IPC में चलेगी, जो नई वाली है वो भारतीय न्याय संहिता में चलेगी। इस बार इन्होंने एक नया ऑफेंस और ऐड करा है। कोई इसकी बेरेक देखने बाजार गया था क्या? सर अभी नहीं है अवेलेबल, मैं नहीं आई ना अभी? बोल रहा हूँ उससे। नहीं सर, हम्म। ये बोले इन्फोर्समेंट के बाद ही निकलेगी। हाँ, ये मेरे को लग रहा है कि प्रेसिडेंट एसेंट के बाद ही निकलेगी।
हाँ सही है। सर इस समय ही होगा। हम्म। इस बार इन्होंने एक नया ऑफेंस जोड़ा है आपके आईपीसी में, बहुत ही जानदार। ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम। ये ऑफेंस तो सही में मेरे को भी बहुत सही लग रहा है ये। सर टेररिज्म भी तो ऑफेंस बता दिया इन्होंने इस बार, हाँ, टेररिज्म भी स्पेसिफाई जोड़ा है कर इसके दिया। अलावा। ऑर्गेनाइज क्राइम को इन्होंने दिया है इस बार 111 के अंदर, 111 निकाल लो सब। क्योंकि जो ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्होंने चीजें दी है ना, वो हमारे पहले आईपीसी में कहीं पे भी स्पेसिफिकली दे ही नहीं रखी थी। इस बार इन्होंने एकदम स्पेसिफिक कर दिया। वैसे देखा जाए ना, इस बार आईपीसी जो नई वाली आई है ना इस बार, ये बहुत सिस्टमेटिक हो गई और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो गई। ठीक है। जैसे अगर आपको हर्ट, ग्रीवियस हर्ट वाली चीजें याद हो, सेक्शंस, ठीक है, ध्यान देना सब। अगर आपको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट वाली चीजें याद हो, तो उसमें क्या क्या पढ़ते थे अपन? कि कोई वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट कर रहा है, ठीक है, बाय डेंजरस वेपन और मींस। फिर आ गया उसके नीचे, कोई वॉलंटरीली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट कर रहा है बाय डेंजरस वेपन और मींस। फिर उसके नीचे, कोई वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट कर रहा है प्रोवोकेशन के लिए या फिर स्टेटमेंट के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, सेम ग्रीवियस हर्ट। इस बार इनको तो एक बार मर्ज कर दिया। ठीक है। एक ही सेक्शन के अंदर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों आ गई। पहला तो ये फायदा। दूसरा, पिछली वाली आईपीसी के अंदर 52A तक तो सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही थी? डेफिनेशंस। Definition. इस बार इन्होंने वो सारा का सारा कचरा साफ कर दिया और इन सब डेफिनेशंस को सेक्शन 2 में ही कवर कर दिया। ठीक है। पनिशमेंट्स के सेक्शन इस बार थोड़े कम कर दिए। जो आपका ट्रेसपास था, क्रिमिनल ट्रेसपास वगैरह वगैरह जो चीजें थी, मतलब ये, मतलब आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको। जो क्रिमिनल ट्रेसपास था, अब उसके अंदर भी क्या क्या चीजें थी? क्रिमिनल ट्रेसपास अलग था, हाउस ब्रेकिंग अलग था, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट अलग था। इसके अलावा एक और चीज थी उसमें तो उसके अंदर Lurking भी ये house, चीजें। हाँ, lurking house trespass. लर्किंग हाउस ट्रेसपास अलग था। इस बार इन्होंने वो सारा का सारा ही मामला खत्म कर दिया। गिनती की चार पांच चीजें रखी है। अब पिछली वाली आईपीसी में क्या थी? कि अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास है, उसमें अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल कर रहा है जो पनिशेबल है डेथ से, तो उसकी पनिशमेंट अलग। अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास में अगर कोई भी आदमी ऑफेंस कमिट कर रहा है जो पनिशेबल है किसी इम्प्रिजनमेंट से, उसकी पनिशमेंट अलग। सेम अप्लाई हो रहा था हाउस ब्रेकिंग पे, सेम अप्लाई हो रहा था क्रिमिनल ट्रेसपास पे। इस बार आपके ट्रेसपास के अगर आप इंडेक्स देखोगे ना, गिनती के सेक्शन है 10 से 12, इसके अलावा सेक्शन ही नहीं है। ठीक है। जितने भी आपके विमेन के अगेंस्ट सेक्शन थे, वो सारे पहले अलग अलग जगह पे फैले हुए थे। ठीक है। मैरिज वाले लास्ट में आते थे, रेप वाले कहीं अलग आते थे, कोई किडनैपिंग कर रहा है और अंडर द फॉल्स प्रिटेंस ऑफ समथिंग एंड समथिंग, तो वो उसको अलग आते थे। इस बार इन्होंने वो भी एक जगह पे कर दिए, अलग अलग जाने की समस्या ही नहीं है। इस बार इन्होंने एक चीज और चेंज करी है रेप के अंदर, मैं बताना भूल गया। रेप के अंदर जो एक्सेप्शन 3 था, क्या था? इफ ए सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कमिटेड बाय ए हस्बैंड विद वाइफ। with a wife हम्म। not being under the age of 18, 18 years, 12 years, 15 ईयर्स थी उसमें शायद। 15 years, हाँ। ठीक है, इज नॉट ए रेप। उस 15 साल को हटा के इन्होंने इस बार 18 साल कर दिए। ठीक है। तो इन्होंने काफी चीजें इस बार देखा जाए तो बहुत सारी चीजें फिल्टर कर दी। आपकी इंडियन करेंसी के अंदर कोई काउंटरफीट कर रहा है, तो काउंटरफीट की चीजें को इन्होंने इस बार इस ऑर्गेनाइज क्राइम में ही डाल दिया। क्योंकि काउंटरफीट के सेक्शन इतने सारे थे, कम से कम 30-35 सेक्शन तो होंगे आईपीसी के अंदर काउंटरफीट करेंसी को लेके। यस सर, ठीक है। आराम से। गिनती के सेक्शन है 7 से 8 या 10 काउंटरफीट को लेके, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ग्रीवियस हर्ट में इस बार एक चीज उन्होंने एडिशनल डाली है, वो एक बार देख लो, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज क्राइम करेंगे अपन। तो ग्रीवियस हर्ट अपना पहले 320 के अंदर डिफाइन था। ठीक है। उसमें कितनी चीजें दे रखी थी? Sir, 8. 8। 8। इस बार एक और इन्होंने ऐड करी है, सेक्शन नंबर 116।
ये तो है ही नहीं यार। वहां पे करी थी एक ऐड, मैंने पढ़ी तो थी। सर ग्रीवियस हर्ट में करिए क्या? ग्रीवियस हर्ट 114 में है ही थी। ग्रीवियस हर्ट। 114 नहीं है, 116 है। वो आप पुराना वाला एक्ट देख रहे हो, मैंने कहा था ना भारतीय संहिता सेकंड वाला देखना। सर सेकंड ही तो खुला ही है। चलो छोड़ो, वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब आ जाओ ऑर्गेनाइज क्राइम पे। 111 निकालो। तो जितने भी आपके ये गैंग वाले काम होते हैं ना, जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, देखो दो तरीके के क्राइम होते हैं, आपने लॉ स्कूल में पढ़े होंगे। एक तो होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, और एक होता है व्हाइट कॉलर क्राइम। सुना है क्या नाम व्हाइट कॉलर क्राइम का? यस सर। क्या होते हैं ये व्हाइट कॉलर क्राइम? सर जो बेसिकली जो हाई फाई लोग करते हैं अंडर द प्रिटेंस ऑफ समवन एल्स, मतलब ये जितने भी आपके सर लाइक करप्शन। इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं ना आपके, जितने भी, जैसे कोई भी नेता रिश्वत ले रहा है, नीरव करप्शन। मोदी, विजय माल्या आपके विदेश भाग गए यहाँ से क्राइम करके, ठीक है, या कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, उस सारे के सारे क्राइम को बोला जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, जो हाई फाई क्राइम होते हैं, जिनमें अमाउंट इतना होता है कि इंडिया की एक साल का बजट आ जाए पूरा। ठीक है, जिस क्राइम को डिटेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इस क्राइम की स्पेशलिटी ये है कि व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर जो क्राइम करते हैं ना लोग बाग, वो हेड ऑफ द सिस्टम के वाले लोग करते हैं। तो सिस्टम में सबसे हेड वाले वो लोग होते हैं, तो उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, उनको कन्विक्ट करना बहुत मुश्किल है, प्रोसिक्यूशन चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अमाउंट इसमें इन्वॉल्व रहता है ना, वो ह्यूज होता है। ठीक है, तो जो क्राइम पैसे वाले लोग करते हैं, उसको बोलते हैं अपन व्हाइट कॉलर क्राइम। फिर दूसरे आते हैं अपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो होते हैं जो एक तरीके से आप दिमाग लगा के चलो, जो प्रॉपर तरीके से क्राइम आदमी कमिट करता है। बड़े बड़े क्राइम, गैंग वाले, सिंडिकेट वाले। ठीक है, दाऊद इब्राहिम वाला जो क्राइम है वो क्या है? दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का नाम तो सबने सुना ही होगा। तो जो दाऊद इब्राहिम वाला क्राइम है वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा, वो सैंडलवुड को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करता है लकड़ियां चुरा के। वो सारी चीजें क्या है? वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। किडनैपिंग, अबडक्शन, ये सारी चीजें क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी के बस की नहीं होती, यहाँ पे कुछ और आदमी भी लगते हैं जो इसको प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन वे में ऑर्गेनाइज करके क्राइम कमिट करते हैं। ठीक है, उन्हीं चीजों को बोलते हैं अपन ऑर्गेनाइज क्राइम। तो आपकी आईपीसी ने इस बार जितनी भी आपकी देश के अंदर मेजर मेजर चीजें होती थी ना, किसी ने जमीन हड़प ली, ठीक है, किडनैपिंग हो गई आपकी, इसके अलावा रॉबरी हो गई, इसके अलावा एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आपने बहुत सुना था पहले, लेकिन किसके अंदर लाइबल करे हमें कभी पता ही नहीं था, कि अगर कोई आदमी किसी को मारने के लिए भी अगर पैसे दे रहा है, तो वो चीज क्या है तो ऑर्गेनाइज ना वो भी। लैंड ग्रैबिंग हो गई, साइबर क्राइम्स को भी आपके इस बार आईपीसी के अंदर ही ले आई है। अगर कोई भी आदमी किसी भी तरीके का साइबर क्राइम कर रहा है, चाहे वो फिशिंग हो, साइबर फिशिंग, चाहे साइबर स्टॉकिंग हो, या साइबर का कोई भी एक्सवाइजेड क्राइम हो, वो भी आपके ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ही आ गया अब। इसके अलावा ट्रैफिकिंग, इसके अलावा ड्रग्स, इसके अलावा वेपन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो अगर कोई भी आदमी कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है किसी भी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, क्योंकि याद रखना ऑर्गेनाइज क्राइम हमेशा पैसे के लिए ही होता है। ठीक है, बिना पैसे काम नहीं होता है ऑर्गेनाइज क्राइम में, भाईचारे में काम नहीं चलता इसका, ना ही इसके अंदर कोई इंसान का कोई मोटिव होता है। देखो अगर कोई आदमी खुद के फायदे के लिए क्राइम कर रहा है ना, तो वो तो आ गया आपके नॉर्मल क्राइम में। लेकिन जहां आदमी का पेशा ही यही है कि अपना काम क्या है, क्राइम करने का, तो वो सारी की सारी चीजें आती है आपके ऑर्गेनाइज क्राइम में।
क्योंकि आपने बहुत लोग सुने होंगे जो जमीनों के अंदर काम करते होंगे, जिनका काम यही है जमीन हड़पना और उनको आगे जाके बेचना या किसी से जमीन छुड़वाना। इसके अलावा साइबर क्राइम्स आपके इसके अंडर लिया है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आपके अंडर लिया है, इसके अलावा कई लोगों का काम ही एक्सटॉर्शन का है। जयकांत शिगरे, सिंघम वाला, एक्सटॉर्शन से तो पैसा मंगाता था वो, तो वो भी आपका ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसके अलावा आपकी जितनी भी बाकी चीजें हैं, अबडक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, वो सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइज क्राइम में करके। अब देखो, किडनैपिंग और अबडक्शन इन्होंने दूसरे सेक्शंस में भी दिया हुआ है। किडनैपिंग को सेम डिफाइन कर रखा है, अबडक्शन को सेम डिफाइन कर रखा है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज क्राइम में भी जोड़ रखा है। फर्क क्या है दोनों में? कि अगर कोई भी क्राइम फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी सिंडिकेट के लोगों के द्वारा करा जा रहा है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर 5-6 लोगों का ग्रुप मिलकर ये क्राइम कर रहा है, तो उसको तो हम लायबल कर देंगे 111 के अंदर। अगर कोई नॉर्मल आदमी, जैसे मानो घर का नौकर ही किडनैप करके ले गया घर के बच्चे को, तो उसको हम लायबल कर देंगे नॉर्मल क्राइम के अंदर। ठीक है। अब पहले जो दिक्कतें आती थी कि भैया कि कॉन्स्पिरेटर को लायबल करेंगे हम 120A के अंदर। मतलब अगर मानो कोई सेक्शन था आपका, कि आपके किडनैपिंग का सेक्शन है 361, ठीक है, पनिशमेंट है आपके किडनैपिंग की। 361 तो अबडक्शन है, 363 में पनिश आपके किडनैपिंग की पनिशमेंट है। ठीक है। अब अगर कोई आदमी अटेम्प्ट कर रहा है या फिर कोई आदमी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो हम हमेशा कोर्ट के अंदर चार्जेस में ऐसे उसके खिलाफ चार्जेस लगाते थे, 363 रीड विद सेक्शन 120A। ठीक है। जिससे हमको समझ में आता था कि भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी लायबल हुआ है ये आदमी। लेकिन अब इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम के सेक्शन के अंदर सारी की सारी चीजें दे दी कि अगर एक आदमी कर रहा है तो ये है, अगर कोई कॉन्स्पिरेटर है तो उसके लिए है, अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट वो है। तो समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? एक ही क्राइम के अंदर सारी लेयर्स बना के हर सिचुएशंस को डील कर रखा है, और हर सिचुएशंस के लिए लायबिलिटी डिसाइड कर रखी है। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? यस सर। Yes, और sir. ऑर्गेनाइज क्राइम की जो पनिशमेंट दे रखी है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम में डेथ पेनल्टी भी है, एलआई भी है, और फाइन भी है। और फाइन के लिए इन्होंने बोल रखा है कि मिनिमम 10 लाख तो होने ही होने चाहिए फाइन। ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, क्राइम की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हार्ड है, तो लॉ मेकर्स को लगा कि भाई ये चीजें आज के टाइम के हिसाब से तो बहुत जरूरी है इन सब क्राइम्स को रोकना। क्योंकि आईपीसी के अंदर सबसे ज्यादा लैक आदमी कर कहाँ रहा था? आज के टाइम के जितने भी ऑफेंसेस है वो हमारे पास डील करने के लिए नहीं थे। हम करते क्या थे, अगर कोई लैंड ग्रैबिंग का मामला है तो उसको हम 420 के अंदर डील कर लेते। अगर लैंड ग्रेबिंग के साथ साथ किसी को मानो हर्ट हुआ है या किसी की डेथ हुई है, तो साथ में ग्रीवियस हर्ट के या किसी और के सेक्शन और लगा देते। इस बार इन्होंने इतना तक भी दे दिया कि अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करते हुए अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो पनिशमेंट है, अगर कोई और चीज हो जाती है तो पनिशमेंट है दूसरी, अगर कोई आदमी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो पनिशमेंट है दूसरी, अगर कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ उसको हार्बर कर रहा है, छुपा रहा है, तो पनिशमेंट है दूसरी, अगर कोई आदमी अटेम्प्ट कर रहा है तो पनिशमेंट है दूसरी। समझ रहे हो? यस सर। फिर एक तो बनाया इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम, तो ये तो हो गए बड़े बड़े क्राइम। एक इन्होंने बनाया चिंदी चोर वाले क्राइम, 112 के अंदर, जिसको नाम दिया पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसमें आ गए सारे आपके छोटे मोटे क्राइम। कोई चोरी कर रहा है, कोई स्नैचिंग कर रहा है, स्नैचिंग का मतलब कोई गले में से चेन तोड़ के लेके जा रहा है। अब इसकी भी गैंग होती है। वो दिल्ली में गैंग चलती थी, आपने सुना होगा वो। कौन सी गैंग थी वो रात को आते थे चोरी करने। शायद वो कच्छा गैंग, एक कच्छा गैंग थी। ठीक है।
तो जितनी भी छोटी मोटी चीजें चल रही है, लेकिन याद रखना वो चलनी ऑर्गेनाइज्ड वे में ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि स्नैचिंग को नॉर्मली भी आपके डिफाइन कर रखा है। इस बार थेफ्ट के साथ स्नैचिंग का भी ऑफेंस ऐड करा है आईपीसी में। स्नैचिंग का मतलब क्या होता है? कोई आदमी चलते हुए पर्स आपका ले जाए, या आप जा रहे हो, आपने बहुत सारे केस आप रोज पेपर में पढ़ते होंगे कि चलते चलते किसी बुजुर्ग महिला की चेन तोड़ी, चलते चलते किसी के साथ कोई मोबाइल उठा के ले गया, या किसी वुमेन का कोई पर्स उठा के ले गया, तो वो स्नैचिंग तो अलग से भी डिफाइन कर रखी है। लेकिन अगर कोई भी पेटी ऑफेंसेस अगर कोई भी ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है, जैसे मानो ब्लैक ब्लैक मार्केट खोल रखा है टिकट्स का, जैसे मानो मूवी की टिकट है, ब्लैक में बिकती थी पहले, आज भी बिकती होगी किसी ना किसी चीज की, किसी इवेंट की। अब मानो 5-6 लोग मिलके टिकट ब्लैक करने का काम कर रहे हैं आपके वर्ल्ड कप मैचेस के अंदर। क्रिकेट मैच आप देखने जाते हो, आप फिक्सिंग होती है। बहुत लोग होते हैं, टिकट नहीं होते हैं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, स्टेडियम के वहां पे जाते हैं, और वहां पे कोई ना कोई लोग टिकट बेचते हुए मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारे की सारी चीजें पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स है। ठीक है, तो अगर कोई भी आदमी पेटी यानी छोटे मोटे ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है जो थेफ्ट के हैं, इसके अलावा जो क्या बोलते हैं स्नैचिंग के हैं, कोई चीटिंग के हैं, कोई अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स है, कोई अनऑथराइज बैटिंग है, गैम्बलिंग है, जो पैसा लगाते हैं ना लोग बाग बैटिंग गैम्बलिंग में, वो भी चीजें इसके अंदर आ गई। या फिर कोई भी सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। अब पहले एग्जाम के पेपर जब लीक होते थे और जब एग्जाम के पेपर बाजार में बिकते थे, इसको लेके हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था कहीं से भी। कौन सा प्रोविजन में उसको लायबल करते? भाई ज्यादा से ज्यादा उसको लायबल आप किस चीज में कर सकते हो? हाँ, थेफ्ट में कर लो। अगर कोई ऊपर का आदमी कर रहा है तो उसको लायबल आप तो क्या बोलते हैं 420 के अंदर कर लो। ज्यादा से ज्यादा कोई और चीज ही अगर आप ला रहे हो कि भाई थोड़े बड़े सेक्शंस और लगा दो, हर्ट के ग्रीवियस हर्ट के, अगर उनको थोड़ा सा और ग्रीवियस ऑफेंस को बनाना है तो। थेफ्ट के अलावा कोई सेक्शन था ही नहीं हमारे पास पहले कि हम कोई अगर एग्जामिन का पेपर अगर कोई लीक हो रहा है तो उसमें हम किसी इंसान को लायबल करें। इस बार आईपीसी ने आपको स्पेसिफिक प्रोविजन दे दिया कि अगर पेपर भी अगर कोई आदमी सेल कर रहा है तो उसके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजंस है आपके पास। इसका नाम है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। टेररिस्ट एक्ट में कल पढ़ाऊंगा, बाकी की चीजें भी कल एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का जो बताया समझ में आया? सर, हाँ। इसका मतलब ये हो कि कोई सा भी ऑफेंस हो, जैसे बताया आपने किडनैपिंग, हम्म। स्नैचिंग, अगर फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है तो फिर वो ऑर्गेनाइज क्राइम में आ जाएगा। हाँ, और अगर इसके अलावा किसी छोटे ऑफेंस तो पैटी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज क्राइम में आ फायदे जाएगा। के लिए प्रॉपर सिंडिकेट के अंदर अगर वो गवर्न कर रहा है कोई भी क्राइम, क्योंकि देखो क्राइम तो सेम है, लेकिन कभी भी अगर कोई आदमी खुद के लिए क्राइम कर रहा है, खुद के मोटिव के लिए, खुद के इंटेंशन के साथ, तब तो वो हो गया एक नॉर्मल ऑफेंस। यस लेकिन सर। जहां पे कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही क्राइम करने का होता है, जिनका प्रोफेशन ही क्राइम करने का होता है, जिनकी हॉबी ही क्राइम करने की होती है, जिनको मतलब नहीं होता कि किससे क्राइम करना है, किसको लेके क्राइम करना है, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है कि भैया तुमको किसी का मर्डर करवाना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दो, हम उसको मार के आ जाएंगे, ये लो 5 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अगर आप 302 के लिए लायबल करोगे तो कोई मतलब निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अगर आप पनिशमेंट भी दे दोगे, ठीक है, तो भी कोई फायदा लॉ के अंदर निकलेगा नहीं। प्लस कोर्ट के अंदर इंटेंशन प्रूव करना पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर जब तक प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब 1% भी डाउट ना रह जाए, तब तक प्रूव ना कर दे अपने केस को, तब तक अक्यूज को कोई सजा गिल्टी नहीं कोर्ट से करते। नहीं होती। यस तो सर। अब ऐसे ऐसे ऑफेंसेस आते हैं हमारे पास कि जहाँ पे एग्जाम पेपर की बात है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात है, या जमीन के खरीद की बात है, या किडनैपिंग की बात है, एक्सटॉर्शन की बात है, जहाँ पे अक्यूज्ड का इंटेंशन प्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था कोर्ट के लिए, कि भाई प्रूव कहाँ से करे कि इसका कोई इंटेंशन था ये चीज करने का, पीछे मोटिव था, या फिर ऐसा था वैसा था। कई लोग थे जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे, कई लोग थे जिनके खिलाफ पहले से ही 15-15 केस चल रहे थे। उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट्स को बहुत दिक्कत आ रही थी डील करने के अंदर नॉर्मल नॉर्मल सेक्शंस के अंदर, और इन सब चीजों को खत्म भी करना था। ठीक है, तो इस बार आईपीसी ने उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए पहले से ही ऑर्गेनाइज क्राइम का एक सेक्शन निकाल दिया, छोटे ऑफेंसेस के लिए पेटी ऑफेंसेस का सेक्शन निकाल दिया, जहां पे जितने भी लोग जिन्होंने धंधा खोल रखा है ना ये वाला,
वो सारे के सारे इसी के अंदर लाइबल हो गए। आपको नॉर्मल सेक्शंस के अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर तो इंटेंशन तो यहाँ भी बतानी पड़ी है ना कि उसका फाइनेंशियल क्राइम था, ऐसे तो होगा नहीं कि मर्डर का कोई इंटेंशन नहीं इंटेंशन मिला तो यहाँ पे डाल दिया। इंटेंशन तो बतानी पड़ती है, लेकिन कॉज ऑफ मोटिव और सारी चीजें, कोरोबरेटिव एविडेंस प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अक्यूज अगर कोर्ट में बोल भी देना कि हाँ मैं था, तब भी हम्म। प्रूव तो करोगे ना आप कि भाई इनकी कोई बात हुई थी, ये वहां पे गया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बहुत सारी चीजें होती है। और फिर होता क्या है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर कभी भी जो किंग स्पिन होता है उसका पता नहीं चल पाता कभी भी। अगर नॉर्मल ऑफेंसेस के अंदर आते हो, जैसे सपोज करो किसी को बलि का बकरा बनाना है, आपने मेरे को भेज दिया, मैं किसी का मर्डर करके आ गया, सजा मेरे को यस तो सर। मिल गई, लेकिन यस जिसने सर। भेजा उसका क्या? वो तो बच गया ना एक बार के लिए, तो उसमें आप उसको आप लायबल ही कैसे करोगे? ना उसके खिलाफ एविडेंस, ना उसके खिलाफ कोई भी तरीके का कोई भी प्रोसिक्यूशन के पास कोई स्टोरी होती है, ना कोई कोऑपरेटिव एविडेंस होते हैं। अबेटमेंट प्रूव करना कोर्ट में सबसे मुश्किल काम है आज की डेट में। आप यस सर। अबेटमेंट षड्यंत्र प्रूव ही नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर कि इसने मेरे को अबेट किया, एविडेंस कहाँ से लाओगे इतने? लेकिन अगर इसी सारी चीजों को अगर आप एक ऑर्गेनाइज क्राइम के वे में अगर आईपीसी के अंदर डाल दोगे, तो उसके अंदर फिर चीजें मैटर करना थोड़ी कम हो जाती है कि सर ये तो पूरी कंप्लीट गैंग ही चल रही है, ये ऐसे 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 ऐसे, सारा काम इजीली प्रूव हो जाता है। ठीक है। तो सर फिर तो इनका पनिशमेंट नॉर्मल क्राइम से ज्यादा होता होगा ना इन अमाउंट। 100% ज्यादा है इनका पनिशमेंट। अगर आप किडनैपिंग वाले सेक्शन से देखोगे, तो यहाँ तो अगर आपको डेथ पेनल्टी भी दे दी, किडनैपिंग में डेथ पेनल्टी मिलना कोई दे हाँ, सकते रेयरेस्ट रेट किडनैपिंग में डेथ होता है। पेनल्टी? हम्म। तो बस वही चीज है इसके अंदर। ठीक है। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके चलो, बाकी चीजें कल करेंगे। कल पूरी आईपीसी में बाकी की बता दूंगा और सही तरीके से कि इसके अंदर और क्या क्या नई नई चीजें ऐड हुई है और उसके ऐड होने के पीछे का लॉजिक्स क्या क्या है। और कल मैं आपको थोड़ी सी अप्रोच और बता दूंगा कि नई वाली आईपीसी से आपको किस अप्रोच के अंदर चलना है और किस अप्रोच के अंदर इस आईपीसी को पढ़ना है। ठीक है। यस थैंक सर। यू। थैंक यू सर।